नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकार आईएएस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे आम भाषा में हम हड़प्पा की सभ्यता भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम जो कि आयोग द्वारा 22 दिसंबर को निर्धारित किया गया है, तो उस एग्जाम के लिए इतिहास के अलग अलग टॉपिक से अलग अलग महत्वपूर्ण तथ्यों को हम इस पूरी सीरीज में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम सिंधु घाटी की सभ्यता से करते हैं। तो आइए इसमें हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता बेसिकली जो है, तो हड़प्पा नामक स्थल पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने की प्रमाण की पुष्टि जो है वो सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन के द्वारा करी गई थी। हड़प्पा नामक एक ऐसा स्थान, तो बेसिकली हुआ क्या कि लाहौर से कराची तक एक रेलवे लाइन थी। तो उस रेलवे लाइन पर इस सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले और उन प्राचीन स्थलों के अवशेषों को और साक्ष्यों के प्रमाण की जो सबसे पहली पुष्टि करी थी वो की थी चार्ल्स मैसन ने 1826। अगर आता है कि हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल के अवशेष के जो अवशेष उनके प्रमाणों की पुष्टि किसके द्वारा की गई है, तो वो चार्ल्स मैसन के द्वारा करी गई है 1826 में। उसके अलावा सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, तो उनका नाम है जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने 1924 में इस सभ्यता को एक नाम देते हैं। उसका नाम क्या देते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता 1924 किसके द्वारा दिया गया? जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो बेसिकली आपसे मैचिंग में ये चीजें पूछी जा सकती हैं, स्टेटमेंट फॉर्मेट में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 जिन्होंने इस सभ्यता की खोज की। और राय बहादुर दयाराम साहनी उस समय जो है वो डायरेक्टर जनरल थे। उस समय डायरेक्टर जनरल थे। कहां के डायरेक्टर जनरल थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता की खोज की और 1924 में जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को नाम दिया। क्या नाम दिया? सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया। और हड़प्पा नामक स्थल पर जो अवशेष प्राप्त हुए, इन अवशेषों के मिलने की प्रमाण की जो पुष्टि की वो किसने की? वो जॉन मार्शल ने की 1826 में की। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर महत्वपूर्ण है। उसके आगे अगर हम देखें कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसके कई सारे नाम देखने को मिलते हैं। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहां हम बात करते हैं कि आखिर इनको अलग अलग नामों से जानने के पीछे के कारण क्या हैं। अगर इसे सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है, जिसे जॉन मार्शल ने नाम दिया था 1826 में, जिसे हमने अभी 1924 में, जिसे हमने अभी डिस्कस किया, तो बेसिकली इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि यह सभ्यता जो है वह सिंधु नदी, कहां पे? सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां थी, सिंधु नदी और सिंधु की जो सहायक नदियां थी, उन नदियों के उसके आसपास क्या हुई? फली फूली। तो जिसकी वजह से इस सभ्यता का नामकरण जो है वो क्या किया जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। उसके अलावा इसको दूसरा नाम दिया जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सभ्यता। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता और सरस्वती सभ्यता नाम क्यों दिया गया? तो सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है या सरस्वती सभ्यता नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस सभ्यता की अधिकांश बस्तियां, मैक्सिमम सेटलमेंट ऐसे थे जो कि सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के आसपास फले फूले। ठीक है, और उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता नाम देने के पीछे जो कारण पाया जाता है, हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों दिया गया?
तो हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हड़प्पा पहला ऐसा स्थान था, हड़प्पा पहला ऐसा स्थल था जहां पर यह सभ्यता सबसे पहली बार खोजी गई थी, जहां पर इस सभ्यता के सबसे पहले प्रमाण मिले थे। तो इस वजह से इस पूरी सभ्यता को नाम क्या दिया जाता है? हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया जाता है। और हड़प्पा जो है वह आज वर्तमान में पाकिस्तान, वर्तमान में कौन सी जगह है? वर्तमान में जगह है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में एक स्टेट है जिसका नाम है पंजाब, और इस पंजाब स्टेट में एक जिला है जिसका नाम है मांटगोमरी जिला, जिसका नाम है मांटगोमरी जिला। तो वहां पर जो है यह स्थान अवस्थित है और सबसे पहले यही से इस सभ्यता की खोज की शुरुआत होती है। तो इसी वजह से इसको जो है हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या किया गया? दिया गया। ठीक है, पहली प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसको बोला जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीकरण के प्रथम साक्ष्य, यानी कि यह एक ऐसी सभ्यता थी भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जिस सभ्यता में सबसे पहले नगरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता पहली ऐसी सभ्यता थी भारतीय उपमहाद्वीप में जहां पर नगरीकरण जो है वो अवस्थित था, नगरीकरण के साक्ष्य क्या होते हैं? मिलते हैं। तो एक बार जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, एक नगरीय सभ्यता का पतन हो गया, उसके बाद में जो वैदिक आर्यंस थे, वैदिक आर्यंस ने क्या किया कि पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपना जो है एक आधिपत्य स्थापित किया। फिर दूसरी बार देखें तो और जो वैदिक आर्यन थे, वैदिक आर्यन एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, एक जनजातीय समाज था। फिर उस जनजातीय समाज ने धीरे धीरे डेवलप करना शुरू किया और फिर उसके बाद 950 बीसी में जो है जब लोहे की खोज होती है, ठीक है, लोहे का इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है, यूज ऑफ आयरन स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद फिर हमें सेकंड अर्बनाइजेशन या द्वितीय नगरीकरण जो है के जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो प्रथम नगरीय सभ्यता इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहां से पहली बार, प्रथम बार क्या हुआ कि नगरीय सभ्यता के साक्ष्य जो हैं वो वहां से मिलते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, तो सभ्यता के अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता नाम से क्यों? क्योंकि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास यह सभ्यता फली फूली। और उसके अलावा सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरस्वती नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास ये फली फूली। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है? कि हड़प्पा एक पहला स्थान था जहां पर सबसे पहले यह सभ्यता की खोज जो है वो हुई। और प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में यह एक ऐसी सभ्यता थी जहां से सबसे पहली बार जो है नगरीय सभ्यता के साक्ष्य जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं इस सभ्यता का स्वरूप कैसा था। अगर इस सभ्यता के स्वरूप की बात करें, इस सभ्यता के नेचर की बात करें, तो इस सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो इस सभ्यता को दो नामों से जाना जाता है। इसे एक तो कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं और इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी बोलते हैं। तो दो नाम हैं, दो स्वरूप हैं इस सभ्यता के। एक है कांस्य युगीन सभ्यता जिसे अंग्रेजी में ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है, और दूसरी है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता जिसे जो है प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन जो है वो कहा जाता है। अब कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में पहली बार कांसे का प्रयोग मिलता है। इस सभ्यता में सबसे पहली बार किसका प्रयोग किया गया? कांसे का प्रयोग किया गया। अब कांसे का प्रयोग क्यों किया गया? तो कांसे का प्रयोग बेसिकली जो है वो औजार बनाने के लिए किया गया। औजार के साथ में हो सकता है उपकरण बनाने के लिए किया गया, टूल्स बनाने के लिए किया गया। और इस सभ्यता में सबसे ज्यादा जिस धातु का इस्तेमाल हो रहा है, किसका हो रहा है? कांसे का हो रहा है। अगर हम कांसे की बात करें कि कांसे को आखिर बनाया कैसे जाता है, तो कांसे को बनाया जाता है कॉपर और टिन के मिश्रण के द्वारा। किसके द्वारा? कॉपर और टिन के मिश्रण के द्वारा। तो 9:1 के रेशियो में जब हम कॉपर और टिन को मिलाते हैं,
9:1 9:1 के रेशियो में जब हम कॉपर और टिन को मिलाते हैं तब एक धातु का निर्माण होता है जिसे क्या बोला जाता है, जिसे ब्रॉन्ज बोला जाता है। तो इसमें 9 हिस्सा किसका रहेगा, कॉपर का रहेगा, 1 हिस्सा किसका रहेगा, टिन का रहेगा। तो ये कौन सी सिविलाइजेशन कहलाएगी, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहलाएगी, क्योंकि इस सभ्यता में सब पहली बार किसका प्रयोग किया गया है, कांसे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके अलावा दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, आखिर इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा गया। तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी जो लिपि है वह अपठनीय है। तो आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास में जो मिलता है तो उस काल में लिपियों के साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन वह लिपियां अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह लिपि भी आज के समय में क्या है, अपठनीय है। और इसके अपठनीय होने के पीछे जो कारण है वह यह कारण है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी कि पिक्टोग्राफिक लिपि है। कैसी है, भाव चित्रात्मक लिपि है, पिक्टोग्राफिक लिपि है। इस लिपि में किसी भी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करके बल्कि किसका इस्तेमाल किया गया है, साइंस का इस्तेमाल किया गया। साइंस माने कि सिंबल्स, प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसकी वजह से यह पता लगा पाना काफी मुश्किल है कि आखिर इस सभ्यता के लोग जो हैं वो अपनी लिपि में किन चीजों को कह पाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से लिपि के ना पढ़ पाने की वजह से, लिपि के अपठनीय होने की वजह से इसको कौन सी सभ्यता बोला जाता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता बोला जाता है। इतना क्लियर है। ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला जाता है, पहली बार कांसे का इस्तेमाल हो रहा है। और उसके साथ आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसकी लिपि क्या है, अपठनीय लिपि है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके काल निर्धारण की बात करें, कि टाइम पीरियड की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है तो वो टाइम पीरियड कैसा था, तो हड़प्पा कितना था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। कितना माना जाता है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच। इसी पूरे टाइम पीरियड में, इसी काल में जो हड़प्पा सभ्यता है उसको 3 चरणों में भी बांटा जाता है। उसको कितने, 3 चरणों में बांटा जाता है। तो पहला चरण आ जाता है आपका प्रारंभिक चरण। पहला चरण कैसा है, प्रारंभिक चरण। तो प्रारंभिक चरण में क्या है, प्रारंभिक चरण में इस सभ्यता की शुरुआत हो रही है, नगरीय जीवन का विकास हो रहा है। और जब इसके बाद हम विकसित फेज में पहुंचेंगे तो दूसरा जो स्टेज आ जाता है उसे बोलते हैं विकसित चरण, यानी कि मैच्योर स्टेज ऑफ दिस सिविलाइजेशन। तो सेकंड में विकसित चरण आ जाएगा। तो विकसित चरण में क्या होगा कि अब यह सभ्यता जो है पूरी तरीके से फल फूल रही है, अपनी आजीविका सुनिश्चित कर रही है, नगरों का विकास हो चुका है, लिपि का प्रयोग हो रहा है, समुन्नत जल निकास प्रणाली जो है वो व्यवस्थित है, यानी कि वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम है, और उसके साथ में यूनिफॉर्मिटी है इन द वेट एंड मेजर्स, यानी कि माप और तौल में समरूपता देखने को मिल रही है, वैज्ञानिक दक्षता देखने को मिल रही है, साइंटिफिक अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। तो फिर यह कहीं ना कहीं दूसरे चरण में जब पहुंचती है इस टाइम पीरियड में, तब यह कैसे, कौन सा स्टेज है, मैच्योर स्टेज है, विकसित चरण है। उसके बाद जब हम तीसरे चरण में पहुंचते हैं तब इसे बोला गया पतन का चरण। तब इसे क्या बोला गया, पतन का चरण, यानी कि डिक्लाइन स्टेज, डिक्लाइन फेज। अब यहां जब इस सभ्यता का पतन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तब यहां पे पतन से तात्पर्य कि इस सभ्यता के लोगों का खत्म होना नहीं है, बल्कि यहां पर पतन से तात्पर्य यह है कि इस सभ्यता की चारित्रिक विशेषताओं के पतन से है। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इस सिविलाइजेशन के, वो फीचर्स कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो यह जो है इस सभ्यता का चरण, पतन का चरण जो है वो माना जाता है। तो काल निर्धारण की बात करें दोस्तों, तो काल निर्धारण कितना है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता के टाइम पीरियड माना जाता है। फिर 1900 ईसा पूर्व के बाद ऑनवर्ड अगर हम देखेंगे तो वैदिक आर्यंस, यानी कि वैदिक काल की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ठीक है,